गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ। जैसा कि कल हमने पढ़ना स्टार्ट करा था भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में हमने स्टार्ट करा था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम जब कल पढ़ रहे थे तो पढ़ते समय हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ हुआ होगा, कैसे कैसे भारत में हमें ज्ञात हुआ कि हड़प्पा नामक स्थान पर कोई एक ऐसा गाँव है जहाँ पर जो है पुरानी वस्तुओं को देखा जा रहा है। कैसे कैसे अंग्रेज सरकार ने इस पर काम किया होगा, क्या काम उसने किया है और कब कब उसने जो है इस चीज को होश में लाई होंगे, ये सारी बात हम कल आपको बता चुके थे। उसके साथ साथ हमने आपको सबसे पहले बताया था कि सन 1921 से हड़प्पा सभ्यता का जो है भारत में प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि खुदाई हमने 1921 में की होगी और उन चीजों से हमने ये आइडिया लगाया होगा, ये विचार किया होगा कि लगभग इनकी आयु उस समय से या आज से अगर बात करी जाए तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2350 ईसा वर्ष पूर्व की है। ये घटनाएं कल हम आपको बता चुके थे। कैसे कैसे इसका अंत होगा उस चीज को अब हमें देखना होगा। कल चलते चलते हमने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई करना प्रारंभ की होगी, किस तरीके से उन्होंने वस्तुओं को निकालना स्टार्ट किया होगा। इसके बाद ठीक एक साल बाद हमने आपको बताया होगा 1922 की स्थिति बताई, जिसमें हमने मोहनजोदड़ो दूसरे नंबर पे, जिससे हमने इसका नाम राजधानी के रूप में भी लिया होगा। राजधानी की कुछ कारण आपको हमने बताए होंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे व्यापार किया जाता होगा, कैसे कैसे यहाँ पे फैक्ट्रियां पाई जाएंगी, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। हमने कल आपको चलते समय बताया था कि शायद इसकी नगरीकरण व्यवस्था रही होगी, नगर किस तरीके से बसे हुए होंगे, कितने देशों में ये फैली हुई थी, कल हम आपको ये याद करा चुके हैं। आपने वो बहुत आसानी से अगर मेरा वीडियो कल का देखा होगा तो वो आपको याद हो गया होगा। इन देशों के साथ साथ मैंने आपको कल ये भी बता दिया था कि भारत में ये कितने राज्यों में फैली हुई है। आज हम इसका क्षेत्र देखते हुए बात करेंगे कि कहां से हमने इसकी स्टार्टिंग मानी होगी उस समय और कहां तक किस छोर तक पाई गई होगी। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे इनके नगर किस तरीके के हुआ करते होंगे। ये सारे के सारे पिक्चर जो भी होंगे मैं आपको बोर्ड पर बनाता जाऊंगा, और मेरा विश्वास है कि अगर आप इस पिक्चर को एक बार देख लेंगे तो जो क्वेश्चन आज तक आप किताब से याद करते हुए आ रहे थे और बार बार कंफ्यूजन की वजह से उसमें कहीं ना कहीं आप गलतियां कर दिया करते थे, तो आज से ये गलतियां होना आपकी बंद हो जाएंगी। एक बार बहुत ध्यान से उन चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने आपको पीछे की सारी कहानी सुना चुके हैं, आज उसके आगे की बात करते हैं। जिन्होंने आज के वीडियो में जो चीज उन्हें समझ में नहीं आ रही हो वो कल का वीडियो एक बार फिर से देखें, शायद वो सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं अपने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाना स्टार्ट करूंगा। जो कहानियां पहले हुई होंगी वो पहले, उसके बाद की कहानी उसी से जोड़ते हुए, हर एक कहानी को जोड़ते हुए हम आगे को बढ़ते चले जाएंगे। जब 1750 की हम एंडिंग करेंगे तो वहीं से हम आपको जो है कुछ समय बाद से मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि कल मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि किसी ने ये भी कमेंट करा था कि मौर्य वंश के बारे में पढ़ाया जाए। मौर्य वंश के बारे में जब हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करेंगे, तो शायद मौर्य काल के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। कैसे कैसे जो है मौर्य वंश का स्टार्टिंग हुई होगी, मौर्य वंश के क्या कारण थे स्टार्टिंग होने के, वो सारी बातें मैं आगे अपने वीडियो में बताता जाऊंगा। समय को देरी नहीं करेंगे, बोर्ड की तरफ को बढ़ते हैं, आगे समझते चलते हैं किस तरीके से इसकी आकृति क्या रही होगी। हमने कल आपको बताया था कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत में कहां से फैली हुई होगी और कहां तक फैली हुई है। अगर बात करी जाए इस तरीके से तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, कल मैंने आपको स्टेट जब बता रहा था तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर का वो स्थान है, ये जम्मू कश्मीर का जिसे हम बोलते हैं मांडा, तो जम्मू कश्मीर के मांडा से फैली हुई है ये आपके, और इससे ठीक नीचे 1400 किलोमीटर अगर नीचे आ जाएंगे हम लोग, ये 1400 किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो 1400 किलोमीटर पे अगर हम आएंगे तो नीचे आ जाएगा ये आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का स्थान आपसे पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र का जो स्थान होगा वो होगा आपका दैमाबाद। मैं आपको लिख दे रहा हूं, महाराष्ट्र तक फैली हुई है ये नीचे, महाराष्ट्र का स्थान बता दिया मैंने आपको दैमाबाद। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक है, जिसकी कुल लंबाई की अगर बात करें, दूरी की बात करें तो 1400 किलोमीटर होगी। और ठीक इस तरीके से बात करें हम अगर, तो ये पाकिस्तान के सुतबा गैंडोर से चलते हुए आएगी और उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक रहेगी। आपको ध्यान रखना कि सर ने बोला पाकिस्तान के सुतबा गैंडोर, मैं आपको लिख दे रहा हूं सुतबा गैंडोर। सुतबा गैंडोर से स्टार्ट होते हुए
और ये जिस पॉइंट पर रुकेगी तो ये आपका यूपी का पॉइंट है। आलमगीर के बारे में आपने शायद सुन रखा हो, अधिकांश बच्चों ने सुन रखा होगा। तो ये जो दूरी मैंने बताई लगभग ये दूरी है आपकी 1600 किलोमीटर की दूरी हो गई। और यहाँ पर ये समुद्र का क्षेत्र पाया जाता है, तो लगभग ये समुद्र के क्षेत्र की भी दूरी बता देता हूं मैं आपको, ये लगभग आपकी 1300 किलोमीटर की दूरी रहेगी। ये बात आपको याद हो गई होगी। अगर ये चित्र आपने समझ लिया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो रही होगी लगभग ये त्रिभुजाकार रही है। ये आपका त्रिभुजाकार इस तरीके से रहेगी। ठीक है, इस पॉइंट को हम ज्यादा सुनते नहीं है क्योंकि ये कोई खास गोलाकार बना रही है ये। ठीक है, ये भाग थोड़ा सा अर्धगोलाकार में रहेगा। तो इसकी जो अगर आपसे पूछा जाए कंपटीशन में आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है किस तरीके का आकार है, तो आप तुरंत ध्यान रखेंगे कि त्रिभुजाकार बताया था। कहां से चली है? जम्मू कश्मीर से चली है। जम्मू कश्मीर का स्थान बता दिया मैंने आपको मांडा, और नीचे हम आए महाराष्ट्र तक चली होगी, महाराष्ट्र में निजामाबाद। इधर आएंगे तो हम पाकिस्तान में आ जाएंगे। पाकिस्तान का इलाका मैं आपको बता चुका सुतवा गैंडोर, और इधर आएंगे तो उत्तर प्रदेश का आलमगीर। शायद ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि ये जो सभ्यता रही है एक सबसे बड़ी नगरीकरण सभ्यता रही है। यहाँ पे नगर पाए जाते थे। अब नगरों का आकार किस तरीके से होगा उस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। शायद जो चीज अभी तक आपको याद नहीं हुई थी वो आज याद हो जाएगी, और आपको लगेगा कि सर ने हमें ये चीज याद करा दी और आज तक हमने किताबों में या कहीं भी इतने अच्छे तरीके से मैप के जरिए से समझने की कोशिश नहीं की। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबों में नहीं मिलेगी, मैंने ये कहा कि शायद हम उस चीज को सही से क्लियर नहीं कर पाए, वो आज हमें क्लियर हो जाएगी। देखेंगे इधर लोग जो नगर बसा के रहते होंगे तो उनके नगर किस तरीके से रहे होंगे, किस तरीके से हमें ध्यान रखने होंगे। देखिए बात को समझेंगे ध्यान से। दो तरीके का टीला पाया जाएगा यहाँ पर, जिस तरीके से रहा होगा मैं आपको बता रहा हूं। एक टीला ये रहा होगा आपका, इससे टीले का नाम मैं दे दे रहा हूं ए। इसके बाद एक टीला और बना देते हैं, ये नीचे आ गया आपका बी टीला। ए और बी में दो चीजों में आपको मैं डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, एक टीला ए है, एक बी है। ये आपका बी वाला टीला जो है वो पूर्वी टीला है, और आपका ए वाला जो टीला होगा वो आपका पश्चिमी टीला होगा। तो ये ध्यान रखना, आप अगर समझते जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कौन से कहां रहते थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। अगर पूर्वी टीले की बात करी जाए तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि शायद मध्यम वर्ग के लोग रहा करते होंगे। यहाँ पर मध्यम वर्ग रहा करता होगा। कैसे पता चला? क्योंकि ठीक इस टीले के बराबर में जो है सिंधु नदी बह रही है, तो शायद इनकी जान वगैरह, इनकी जो है जीवन इतना कीमती नहीं रहा होगा, तो ये लोग जो है इस टीले के पास रहा करते होंगे। नंबर एक विचार। नंबर दो विचार अगर हम ध्यान दें तो मध्यम वर्ग के साथ में जो पूर्वी टीले के ऊपर मैंने आपको एक पश्चिमी टीला बनाया, इसमें सबसे बड़ी खास बात हमें ये पाई गई है कि इस टीले की चार दीवारी देखने को मिली है। हमें चार दीवारी भी किस तरीके की देखने मिली है? इसकी जो चार दीवारी रही होगी तो इस चार दीवारी में एक खासियत बताई जाती है जो देखा गया है। ये ना ईंटों की बनी हुई चार दीवारी है। ईंटों का मतलब दो तरीके की ईंटों का उपयोग किया गया है। इस चार दीवारी को परकोटा बोला गया है। आपसे पूछ ले परकोटा क्या है तो आप बता देंगे जो पश्चिमी टीला था आपका, उसकी जो चार दीवारी है वो परकोटा है। अब इसमें खासियत क्या थी परकोटा में कि इसके जो बाहर की जो दीवारों में ईंटें लगी होंगी ये पक्की ईंटें लगी हुई थी आपकी, और जो अंदर से जो देखी जाए अगर अंदर से तो ये कच्ची ईंटें लगी हुई होंगी, जिससे कि कोई बाहरी आक्रमण करेगा अगर कोई तो उसे क्या पता कि अंदर कच्ची ईंटें हैं या पकी हुई ईंटें हैं। तो काफी चौड़ी दीवार बताई जाती है, ये परकोटा रहा होगा। यहाँ पे वो व्यक्ति रहते होंगे शायद जिनकी जान की कीमत बहुत ज्यादा मानी जाती होगी। एक बात, जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे कह दूं पुरोहित वर्ग रहता होगा, तो पुरोहित का वर्ग का मतलब मैं किसी जाति विशेष से नहीं बता रहा हूं आपको। तो पुरोहित का मतलब ये है कि जो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान रहे हों, ज्ञानी रहे हों, या जो इन मध्यम वर्ग के व्यक्तियों से काम लिया करते हों, वो ऐसे व्यक्ति आपके पूर्वी टीले में, पश्चिमी टीले में रहते होंगे। जो आपका मैंने एक टीला बनाया ये इस नदी से काफी ऊंचा रहा होगा, इसमें लोग जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लोग रहा करते होंगे। ये बात शायद आपके क्लियर हो गई होगी। एक बात और देखने मिलती है कि शायद ये जो मैंने आपको ए वाला टीला बताया पश्चिमी टीला, ये खास क्यों रहा होगा। इसमें खास रहने का एक कारण और भी बताया जाता है कि इसी टीले के अंदर एक अन्नागार पाया गया है। एक अन्नागार पाया गया है। अन्नागार का मतलब यहाँ पे लोग वगैरह जो है जितने भी लोग रहे होंगे वो अनाज को जो है सेव करके रखते होंगे। शायद उन्हें पता होगा कि कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है जो हमें परेशानी दे जाए, तो
इस तरीके से आपको दोनों टीले आपको क्लियर हो गए होंगे। परकोटा क्या है वो क्लियर हो गया होगा। मध्यम वर्ग के लोग कहाँ रहते होंगे, किसान वर्ग कहाँ रहता होगा, तो आप तुरंत बता देंगे पूर्वी टीले में। जो पुरोहित होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, जो राजा वगैरह रहे होंगे उस समय, अगर वो कहाँ रहते होंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि आपका पश्चिमी टीला रहा होगा। अन्नागार कौन से टीले की बात की गई है, तो पश्चिमी टीले की बात की गई है, आपको क्लियर हो गया होगा। ये सभ्यता किस आकार में, त्रिभुजाकार में, आपको याद हो गया होगा। त्रिभुजाकार में अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण के बीच में कितनी दूरी है, तो 1400 किलोमीटर, वो याद हो गई होगी आपको। और पूरब से लेके पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, और समुद्र की अगर दूरी पूछी जाए तो आप बड़े आराम से बता देंगे 1300 किलोमीटर रही होगी। देखिए आपको मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिखवाया और आपको धीरे धीरे लग रहा होगा कि मुझे याद होने लगा। ठीक, ये शायद दोनों पिक्चर आपको समझ में आ गई होंगी। इन दोनों पिक्चर को मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद अंदर के नगर इनके किस तरीके के रहे होंगे। दोनों ही नगर एक से ही बने हुए हैं, सेम बने हुए हैं, बट इनमें अंतर क्या रहे होंगे वो थोड़ा सा हम आज देखेंगे। ठीक है, ये नीचे सिंधु नदी रही होगी। सिंधु नदी के कारण मैंने आपको बता दिया, नदी किनारे बसते होंगे, शायद कृषि वगैरह में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप जो चीज एक बार देख के चित्र से याद हो जाएगी, वो शायद जो है किताबों में आप जब भी पढ़ेंगे कभी भी तो आपको लगेगा कि ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है, पेपर में कहीं से आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनके नगर किस तरीके से थे। देखिए बहुत ध्यान से नगर को समझेंगे, बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं एक नगर बना ले रहा हूं, कोई सा भी आप टीला मान के चले, ये दोनों टीले एक ही तरीके के रहा करते होंगे। इस नगर के अंदर एक बीच में जो है 10 मीटर चौड़ी सड़क जाती होगी। बीचों बीच में अगर बात करी जाए तो 10 मीटर चौड़ी सड़क है। आपसे सड़क की चौड़ाई पूछ ले तो आप 10 मीटर चौड़ी बताएंगे, और इस सड़क का नाम था राजपथ। आप याद कर लेंगे नाम को, राजपथ। आपसे राजपथ वर्ड पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगे राजपथ एक सड़क का नाम है जो नगरों में पाई जाती थी, जो मेन सड़क हुआ करती थी। ठीक है, अब इसमें अंदर घर किस तरीके से बने हुए हैं आप ध्यान से समझेंगे। इस राजपथ सड़क के जो है पासी में समकोण पर जो है गलियां जा रही हुआ करती थी। एक गली सेम ऐसी, दूसरी गली ऐसी, और भी गलियां रही होंगी ऐसी, इस छोर पर रही होंगी गलियां। ये समकोण पर काट रही है, 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं। इन गलियों के भी अंदर गलियां हुआ करती होंगी। ये आ गई गली एक, फॉर एग्जाम्पल ये गली हो गई आपकी। ठीक इसी तरीके से यहां पे गली आ गई होगी आपकी। ठीक है, एक तरफ ऐसी इधर गली आ गई होगी आपकी, सेम नीचे गलियां आ गई होंगी। इन गलियों के अंदर जो है मकान हुआ करते होंगे। ये मकान आ गए, इनके गेट ये खुला करते होंगे। क्लियर हो गई बात आपको। तो आपसे पूछा जा सकता है, सेम अगर बात करी जाए इधर होंगे, ये सभी जो है स्ट्रक्चर इनके इस तरीके से रहे होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नगरीकरण में सड़क का नाम पूछ सकता है, राजपथ नाम होगा, 10 मीटर चौड़ी एक सड़क होगी आपकी। इनके जो घरों के दरवाजे होंगे वो गलियों में खुलते थे, गलियां सब समकोण पर काटती थी, गलियां एक जालों की पद्धति की तरह चलती थी जिन्हें हम ग्रिड पद्धति बोला करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है गलियां किस पद्धति पर थी, वो एक ग्रिड पद्धति पर रही होंगी। गलियों में दरवाजे खुलते थे, सभी मकानों के दरवाजे कहाँ खुलेंगे, गलियों में खुलेंगे। मगर एक स्थान ऐसा भी है जो इसका अपवाद करता है, जिसका नाम है लोथल। आप ध्यान रखना, लोथल एक हमें एक ऐसा स्थान भी मिला है जहां पर दरवाजे मेन सड़क की तरफ को खुलते हैं, ना कि गलियों में। लोथल को जब याद करेंगे तो लोथल से एक बात और याद कर लेंगे, लोथल एक ऐसा स्थान रहा है जहां पे लोथल इट्स मीन चावल, चावल के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं। तो आपको एक बात और याद होगी, देखो चित्र देखते देखते ही, कि लोथल एक ऐसा स्थान रहा है जिसके जो है दरवाजे सड़कों पर खुले हैं, और लोथल वही स्थान है जहां पर जो है चावल की उत्पत्ति पाई गई है सर्वप्रथम। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं, जब हमने इनका घर बता दिया कि घरों के दरवाजे आपके गलियों में खुलते होंगे, घर किस तरीके से रहे होंगे, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। घर का चित्र बनाने जा रहे हैं आपको, ये भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब अगर घर की पिक्चर को देखेंगे हम ध्यान से, तो मैंने ये कहा, मान लीजिए ये गली है, गली में दरवाजा इसका, ये दरवाजा आ गया। ठीक है, यहां दरवाजा है, ठीक दरवाजे के सामने एक दीवार हुआ करती थी। ये दीवार क्या कह रही होगी, शायद जो किताबें बताती हैं, हमें ज्ञान देती हैं, वो किताबें ये बताती हैं
इस दीवार के लगभग ऊंचाई के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो 5.5 से 6 फीट मानी जाती है इसकी ऊंचाई, पर ध्यान रखना। और जब कोई व्यक्ति इसके अंदर एंटर होता होगा तो घर के अंदर क्या हो रहा है उसे इस दीवार के कारण सही से नहीं दिखाई दे पाता होगा। और जब तक ये इधर से एंटर होकर अंदर को जाते होंगे तब तक जो है घर में जितने भी लोग होते होंगे वो अपनी स्थिति में बदलाव आसानी से कर पाते होंगे। मतलब ये है जैसे कि आज आप लोग जो है अपने घरों में पर्दों का उपयोग करते हैं, तो पर्दों का उपयोग हम किस लिए करते हैं? इसीलिए क्योंकि हमारे घर में जो माताएं बहनें वगैरह होती हैं उन्हें जो है सेफ्टी देने के लिए। तो इससे ना इस दीवार से ये आइडिया लगाया गया कि शायद उस समय की जो हमारी सभ्यता रही होगी वो मात्र सत्तात्मक रही होगी। मात्र सत्तात्मक का मतलब महिलाओं को बहुत अच्छा दर्जा दिया गया होगा। ठीक है, तो आपसे अगर भावना पूछ ले इनकी कि उस समय की सभ्यता कैसी थी तो आप तुरंत, अगर ऑप्शन में आपको मात्र सत्तात्मक दिखाई दे जाएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सर ने बताया था कि मात्र सत्तात्मक सभ्यता रही होगी क्योंकि यहाँ पर दीवार पाई गई है। इसके बाद जैसी दीवार से हम एंटर होंगे तो यहाँ पर एक आंगन पाया गया है जो कच्ची ईंटों का बना हुआ आंगन है, और आंगन के एक कोने पर कुआं पाया गया है। बेटा ये क्या है? कुआं, कच्ची ईंटों का कुआं पाया गया है। देखिए प्रत्येक घर में कुआं निकला होगा तो पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही होगी उस समय, जल निकास की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही होगी। क्योंकि जब हम आगे सीखने वाले हैं, कुएं के ठीक बराबर में अगर बात करें तो यहाँ पे बाथरूम पाया जाता था। ये बाथरूम हो गया आपका, ठीक है, ये बाथरूम हो गया, मैं आपको बात करके लिख दे रहा हूं। और ठीक उसके बराबर में किचन पाया गया है। तो आप इस तरीके से आइडिया लगा लीजिए कि उस समय के लोग कितने अच्छे रहे होंगे कि बाथरूम तक था और जो है घरों में कुआं हुआ करता था। और आज हम देखते हैं कि कैसे भारत सरकार वगैरह जो है हम लोगों को बार बार जागरूक करती है कि घर में शौचालय होना चाहिए। तो उस समय के लोग हमसे भी ज्यादा कितने समझदार रहे होंगे कि उन्होंने हर एक घर में बाथरूम की सुविधा बना रखी होगी। और खासकर आप ये देखें, ये बाथरूम से निकलने वाला पानी और किचन से निकलने वाला जो जितना भी पानी रहा होगा वो दोनों का पानी नालियों के जरिए से पाइप लगे हुए पाए गए। यहाँ पर पाइपों से दोनों एक ही में इकट्ठा होते होंगे और घर के पार इकट्ठा होकर, गली में इकट्ठा होकर इस तरीके से बाहर, शहर के बाहर किसी एक गड्ढे में पानी ये गिर जाता होगा। और ये सारी की सारी नालियां ढकी हुई पाई गई हैं। आप ये व्यवस्था देखिए, जरा से अगर बारिश पड़ जाती है तो आज हमारे यहाँ क्या हाल हो जाता है। और उस समय के लोग कितने जागरूक रहे होंगे, पानी की कितनी अच्छी सुविधा रखी होगी उन्होंने कि सड़कों पर पानी ना फैले, इनके घरों में गंदगी ना दिखाई दे, मक्खी मच्छर तरह तरह की बीमारी तो उन्होंने अपने आप खत्म कर दी होगी। चाहे उन्हें नॉलेज नहीं हो कि क्या बीमारियां बन सकती हैं, बट आप देखने वाली बात यह है कि बीमारियां बनती ही कहां से, जब उन्होंने बीमारी के लिए कोई इस तरीके से चीजों को ही नहीं छोड़ा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये सबसे अच्छी नगरीकरण सभ्यता रही है और देशों में भी सभ्यताओं के अकॉर्डिंग तो भारत की सभ्यता सबसे अच्छी मानी गई है। क्योंकि और कई सभ्यता में इतने हमें जो है चीजों को देखने नहीं मिलता। बाकी सभ्यताओं में तो एक तरीके के बर्बरपन दिखाई देता है कि जैसे कि इंसान को मारना, खाना, पीटना, ये सारी सभ्यताओं में हमें देखने को मिलेगा। बात कर रहे हैं केवल हम भारत की सभ्यता के बारे में, तो भारत की सभ्यता में आपको एक बात और मैंने ये बता दी। आगे की बात करें, पीछे की तरफ अगर देखें तो हमें कमरे पाए गए हैं। हर घर में लगभग 3 से 5 कमरे होने की जो है स्थिति देखी गई है। किसी घर में 3 है, किसी में 4 है, तो किसी में 5 है। और कहीं कहीं कमरों के अंदर जो है अंतिम कमरों पर सीढ़ियां भी देखने को मिली हैं। और ये सीढ़ियां, ये कहने का मतलब पड़ता है हमें कि शायद ये सीढ़ियां ये बताती हैं कि लोग बाग डबल स्टोरेज मकान बनाकर भी रहते होंगे। तो कितने बढ़िया ढंग से रहते होंगे आप ये समझ गए होंगे। नालियों की व्यवस्था मैंने बता दी, घर का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, कॉलोनी का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, उसके साथ साथ किस क्षेत्र में फैली हुई थी, कितना उनका एरिया वाइज फैली हुई थी, आपने ये सीख लिया। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है आपको ये सारी बातें याद होती चली गई होंगी। एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करते हैं, उसके बाद कल क्या पढ़ाएंगे वो आपको समझाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद हो गई होगी। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, एक और पिक्चर बनाकर मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये पिक्चर आप मेरा वीडियो एक बार देख लें, देखने के बाद दोबारा इसे प्ले करके ये पिक्चर्स आप अपने नोट्स वगैरह जब बनाएं तो बना लें, जिससे कि भविष्य में आपको जल्दी याद हो जाए, आपको ध्यान आ जाए कि किस तरीके की बात सर ने की है। बहुत आसानी से आपको याद होती चली जा रही होगी। इसके बाद जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आप लोग ज्यादातर गलत कराते हैं कंफ्यूजन में, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप गलत पढ़ते हैं, बट कंफ्यूजन आपको ऐसी हो जाती है कि जिसके कारण आप गलत कर बैठते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, एक विशाल स्नानागार मिला है हमें। अब स्नानागार से डीपली क्वेश्चन कहां से बनते हैं उस चीज को देखेंगे।
जो एक विशाल स्नानागार मिला है ये हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक, मोहनजोदड़ो में मिला है। देखिए मैं डायरेक्शन वाइज बना रहा हूं, आपको मालूम है ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, आप ध्यान से देख लेना। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो पेपर में बनता है, मैंने देखा है यूपीएससी एग्जाम के एक जो है प्रैक्टिस सेट पे मैंने देखा था कि उसमें शायद कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा कि इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं, उनकी दिशा क्या थी। तो देखो पिक्चर देखते ही आपको याद हो गई, सीढ़ियों की दिशा क्या थी, उत्तर भाग में सीढ़ियां बन रही हैं इनके और दक्षिण भाग में सीढ़ियां बन रही हैं। आप अपनी कॉपी में जब पिक्चर बनाएंगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगी कि भैया ने या सर ने बताया था कि उत्तर दक्षिण भाग में आपकी सीढ़ियां होंगी, ठीक। इसके बीच में बहुत बड़ा जो है स्नानागार बना हुआ होगा, यहाँ पर स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ होगा बहुत बड़ा, जिसपे पानी भरा रहता था। इसके साथ साथ जब इतना बड़ा ये बना हुआ है तो इस समय ये आइडिया लगाया कि शायद ये किसी मनोरंजन में काम लिया करते होंगे, इसे कोई त्योहार मनाते होंगे ये, तो ये हमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद अगर देखें तो जब इसमें लोग बाग नहा लेते होंगे तो पानी वगैरह निकालने की व्यवस्था भी की है इसमें। मैंने अभी आपको बताया था मकानों में जो वहां पर किचन वगैरह थे वहां पे पाइप की सुविधा थी, सेम ऐसी ही इसमें आपका एक हौज मिला है जो पानी को बाहर निकालता होगा। तो ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। तो हौज की डायरेक्शन पूछ सकता है तो आपको तुरंत ध्यान रखना साउथ वेस्ट है आपका, दक्षिण पश्चिम में आपका पानी का हौज मिला है जिससे पानी को बाहर निकास करा जाता होगा, निकाला जाता होगा। इतनी बात भी आपके क्लियर हो गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब मकान का स्ट्रक्चर बना रहा था तो मैंने कहा था ये सभ्यता आपकी मात्र सत्तात्मक रही है। मात्र सत्तात्मक क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने एक दीवार बनाई जिसकी ऊंचाई लगभग 5.5 से 6 फीट के आसपास मैंने आपको बोली। और यहाँ पर भी जो स्नानागार मिला है उससे भी हमें कुछ ऐसा एहसास हुआ है कि सच में मात्र सत्तात्मक रही होगी, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियों के बराबर में चेंजिंग रूम बने हुए मिले हैं हमें। तो ये सोचिए चेंजिंग रूम बने हुए का कारण क्या है, शायद महिलाएं भी यहाँ पर स्नान करने आती हो और वहां पर कपड़े बदलने का स्थान रहा हो। ये दोनों ही साइडों में सीढ़ियों के पास हमें चेंजिंग रूम देखने को मिला है। तो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि ये चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए भी शायद रहा होगा या किसी न किसी सम्मान की दृष्टि से लोगों को देखते होंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। छोटी सी बात बताते हुए आज वीडियो का अंत करते हैं। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी के पास पाई जाने वाली सभ्यता पढ़ ली थी, ठीक है, जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। इसी का नाम हड़प्पा कोला सभ्यता हमने, और इसी का नाम एक और बोल दे रहे हैं आज आपको, तीसरा नाम याद कर लेंगे। जब देश आजाद हो गया था, आजाद होने के बाद धीरे धीरे हमने देखा भारत में साइट्स मिल चुकी थी। तो इसमें हमने ये पाया कि सबसे ज्यादा साइट्स जो मिली है वो सरस्वती नदी के किनारे मिली है हमें। तो भारत सरकार ने इस बात को कहा कि क्यों ना इसका नाम बदल के सिंधु घाटी की जगह सरस्वती घाटी सभ्यता रख दिया जाए। मगर कारण क्या हुआ, संसार में ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से फैल चुकी थी, जिसके कारण इसके नाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो आपको तीसरा नाम मैंने आपको चलते चलते बता दिया, जिसका नाम होगा सरस्वती घाटी सभ्यता, ठीक है। तो आपने 3 नाम याद कर लिए, कल को चौथा, पांचवा, छठा और भी जो नाम बन रहे होंगे वो बताएंगे आपको। कल उन नामों के साथ साथ कुछ पिक्चर्स और होंगी जो इसी तरीके से पिक्चर उसको मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। पिक्चर के साथ साथ आप समझेंगे इनकी वेशभूषा कैसी थी, इनके खान पान कैसे थे, ये मनोरंजन किया करते थे, इनके यहाँ मंदिर वगैरह थे या नहीं थे, साक्ष्य मिले हैं हमें या नहीं मिले हैं, पूजा किस तरीके से किया करते थे, कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं, ये सारी बातें आपको केवल लेक्चर में समझने से याद हो जाएंगी। कुछ भी आपको किताब से अब सही से इतना गौर से रटना नहीं पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी आवश्यक जरूर पड़ेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, ये सभ्यता बहुत अच्छे से पढ़ाते हुए। इसके बाद वेद रहे आपके या आपके उपनिषद रहे, जितनी भी सारी चीजें आएंगी आपके प्राचीन भारत में वो पूरी क्लियर कराते हुए मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, संविधान, सारी चीजों को क्लियर कराया जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।